प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित श्री दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित कविता गजल का। यह कविता जन जागरण का संदेश देती है। कवि आज की वर्तमान शासन व्यवस्था से खुश नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को यह शासन व्यवस्था पूरा नहीं करती। लोग भी ऐसे हो चुके हैं कि वो विद्रोह नहीं करते, आक्रोश व्यक्त नहीं करते, इतने संतोषी स्वभाव के हो चुके हैं कि उन्हें जो चीज नहीं मिलती उसके लिए वह अपना ही कोई नया तरीका निकाल लेते हैं पूरा करने का। जैसे किसी के पास कमीज नहीं तो वह घुटनों से पेट ढकने की, अपने आप को संयमित करने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके प्रति विरोध दर्ज नहीं करवाते। और यहां जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि यह सब हमारे ही कर्मों का फल है, अर्थात अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। कवि कहता है कि यदि मेरी वाणी में ओज पैदा हो, तेजस्वीता पैदा हो, तो मैं लोगों को, मैं इस जन समाज को जागरूक कर सकता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने स्वयं के स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए मरना भी पसंद करूंगा। यहां तक कि अपने ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपनी जान न्योछावर करना चाहूंगा कि सबको जो है न्याय मिले, मूलभूत आवश्यकताएं मिले, समाज समरसता सीखे। और उसी के लिए कवि ने यह अपनी कविता रचित की है। यहां देखें, कवि वर्तमान व्यवस्था के ऊपर व्यंग करते हुए कहता है कि कहां तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिरागा जो है वह प्रतीक है खुशियों का, मूलभूत आवश्यकताओं का, हमारी सुविधाओं का यह प्रतीक है कि कहां तो तय किया था, निश्चित किया था कि ये जो सुविधाएं हैं, ये जो खुशियां हैं, ये हर एक घर के लिए होंगी। प्रत्येक घर को सुख सुविधाएं मिलेंगी, प्रत्येक घर को। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर होता है मुनासिब होना, मिलना। तो ये जो चिराग है, ये जो खुशियां हैं, यह मुमकिन नहीं है, प्राप्त नहीं हो रही हैं पूरे शहर को। कहां तो ये था कि प्रत्येक को मिलेंगी, प्रत्येक की बात तो छोड़ो, पूरे शहर भर को इन खुशियों से जो है वंचित होना पड़ रहा है। यहां देखिए चिरागा बहुवचन है और यहां चिराग एक वचन है। ये अधिक खुशियां, ये सिंगल, एकमात्र खुशी। कहां तो था कि खुशियों में बहुत कुछ शामिल होगा, प्रत्येक चीजें मुहैया करवाई जाएंगी, लेकिन यहां चिराग सिंगल, एक वचन में देकर के व्यंग किया गया है। बहुत की तो छोड़ो, मात्र सीमित स्तर पर भी लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। आगे देखें, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। तो यहां कवि समाज के कटु यथार्थ का वर्णन कर रहा है और पलायनवादीता भी यहां पर कवि की दिख रही है, क्योंकि सुधार की शासन में कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहां दरख्त जो है, अब ये देखिए, जो दरख्त होता है, हम उसकी छाया में जब बैठते हैं तो इसलिए बैठते हैं ताकि हम धूप से बच सकें। और यदि यहां इसके साए में, इसकी छाया में भी हमें धूप लगे तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि ये जो दरख्त है वो किसी काम का नहीं है। यहां दरख्त किसका प्रतीक है? इस शासन व्यवस्था का प्रतीक है कि ये जो शासन व्यवस्था है ये ऐसी है कि उसके साए में, अर्थात उसके अंदर जब हम उस व्यवस्था के अंदर जीवित हैं, जीते हैं, उस व्यवहार में, उस बर्ताव में, तो वहां हमें धूप का मतलब है कठिनाइयां सामने आ रही हैं। अर्थात जो व्यवस्था हमने तैयार की थी सुख समृद्धि के लिए, वही हमें दुख दे रही है। ये शासन व्यवस्था ही जो है वह दुख का पर्याय बन चुकी है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। और कवि जो है कहता है कि मुझे लगता है सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, क्यों न यह प्रदेश ही छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से
कहीं ना कहीं कवि का पलायनवादी जो भाव है वह दृष्टिगोचर हो रहा है व्यंग मात्र के लिए। कवि पलायनवादी नहीं, लेकिन व्यंग कर रहा है कि फिर इस शासन व्यवस्था से कहीं क्यों न दूर ही चला जाए। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ कवि ने अपना भाव व्यक्त किया है। विरोधाभास अलंकार यहाँ दिखाई देता है कि साए में धूप लग नहीं सकती। साए में धूप लगने का मतलब है कि वो जो शासन व्यवस्था है वही हमारे लिए कष्टकारी साबित हो चुकी है। यहाँ कवि हमारे भारतीयों की जो संतोषी प्रवृत्ति है, जो उत्साहहीन दीनहीन वो बने हुए हैं, जो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते, आक्रोश उनमें नहीं है, उसको व्यक्त करते हुए कहता है कि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो यहां आप समझ गए कि किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के लोग दीनहीन, दबे और कुचले हैं, इतने संतोषी प्रवृत्ति के हैं कि यदि उनके पास स्वयं के कमीज नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपने ही पांवों से पेट ढकने की कोशिश करेंगे। कमीज यहां किसका प्रतीक बन गया है? जरूरतों का। कमीज नहीं है, उनकी जरूरतें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो वो पांव यहां प्रतीक बन गया है अन्य साधन का। एक चीज पूरी नहीं मिल रही, चलो वो छोड़ दो, दूसरी से काम चला लो। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है हमारे भारतवर्ष में पनप चुकी है। वो अपने ही घुटनों से पेट ढकने की कोशिश करते हैं, अन्य साधन से अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन या आक्रोश जो है वह व्यक्त नहीं करते इस ऐसी शासन व्यवस्था के प्रति। ये लोग कितने मुनासिब हैं? मुनासिब का मतलब होता है योग्य। ये लोग जो है कितने योग्य हैं, कितने सही हैं इस सफर के लिए। सफर कौन सा? ये जो शासन व्यवस्था का सफर है, इस सफर के लिए ये लोग बिल्कुल योग्य है। अर्थात ऐसे ही लोग जो है इस शासन वालों को चाहिए कि विरोध दर्ज ना करवाएं, आक्रोश व्यक्त ना करें, जो कुछ हम उन्हें दे रहे हैं उसी में वो संतुष्ट रहें। अर्थात ये सफर हो गया व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ये लोग बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त हैं, मुनासिब हैं, योग्य हैं कि ऐसे ही लोग होने चाहिए हमारे लिए। शासन जो करने वाले वो सोचते हैं जो विरोध प्रदर्शन ना करें। कमीज अगर उन्हें ना मिले, कोई एक सुविधा ना मिले तो वो अन्य सुविधा से अपना काम चला ले, लेकिन आक्रोश व्यक्त ना करें। इस प्रकार के दीनहीन, दबे कुचले, संतोषी, उत्साहहीन लोगों के प्रति कवि व्यंग कर रहा है कि तुम अब भी जाग जाओ, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए उद्यत रहो, लड़ने मरने मारने के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि वो आपका हक बनता है। यहाँ कवि भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहां के लोग जो हैं, चाहे उन्होंने ईश्वर को ना देखा हो, परंतु उनके प्रति उनकी जो आस्था है वह अटल है। उन्हें जो भी दुख मिलता है, जो भी कष्ट मिलता है, वह सोचते हैं कि यह भी भगवान की कोई योजना है। अर्थात वह उसे अपने कर्मों का फल मानकर भुगतते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था के प्रति विरोध दर्श नहीं करते। तो वही चीज कहा है, खुदा नहीं, चाहे ना हो कोई बात नहीं, फिर भी उनके ख्वाबों का एक संसार तो है, एक सपनों का संसार तो है, जिसमें वो अपने कष्टों के लिए स्वयं को अपराधी मानकर मस्त रहते हैं। यहां तुलसीदास जी ने रामायण में एक जगह कहा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात वही होगी जो परमात्मा ने रच रखी है, आप तर्क ना कीजिए, बस उसे मान लीजिए। लेकिन कर्मवादी कहता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा।
कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। मिर्जा गालिब उन्होंने भी इसी तरह का एक शेर कहा कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अर्थात हमारा दिल बहल जाता है, ये ख्याल अच्छा है, कोई हसीन नजारा है उनकी नजरों के लिए। तो यहां कहा है कि ये वक्त गुजारने के लिए, वक्त बिताने के लिए, अपने आप को संतोषी, अपने आप को ही संयमित करने के लिए इन्होंने एक जो है खुदा का निर्माण कर रखा है। ऐसी बात कवि यहां कहता है। यहां कवि समाज के अभाव और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहा है। कवि पूरी तरह से व्यग्र है कि कैसे न कैसे ये लोग जो है जागरूक हो जाएं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वे का मतलब है वो जो हमारे साधारण लोग हैं, वो जो पीड़ित और शोषित वर्ग है, वो ये सोचता है कि सत्ताधारी वर्ग जो है पत्थर का हृदय बनाए बैठा है। उनका जो हृदय है वह पत्थर का है, वो पिघल नहीं सकता। पिघलने का मतलब है कि उनके हृदय में दया, सहानुभूति और संवेदना नहीं है जो हमारे कष्टों की ओर वो देखें। मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान, आश्वस्त, विश्वस्त, दृढ़ निश्चय कर चुके हैं वे शोषित और पीड़ित लोग कि पत्थर हृदय किसका है? शोषक जो वर्ग है, जो शोषण कर रहा है, वो पिघल नहीं सकता। उनमें दया, संवेदना और मार्मिकता शेष नहीं है। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए कवि स्वयं कहता है कि मैं बेकरार हूं, मैं बेचैन हूं कि कैसे मेरी आवाज में वो असर, वो तेजस्विता, वो ओजस्विता, वो प्रचंडता आ जाए कि मैं लोगों को इस चीज के लिए जागरूक कर सकूं, उनमें क्रांति ला सकूं, उनमें आक्रोश व्यक्त करने की भावना जो है वो भर सकूं। अर्थात ये लोग जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं कि सत्ताधारी वर्ग का हृदय पत्थर का है, वो पिघलेगा नहीं। लेकिन कवि जो है वो बेकरार है, बेचैन है, व्यग्र है, व्याकुल है कि मेरी आवाज में एक बार असर आ जाए, एक बार वो इम्पैक्ट, एक बार वो प्रभाव आ जाए। मैं लोगों को इतना जागरूक कर दूंगा, इतना आक्रोश इनके अंदर भर दूंगा कि ये ऐसी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। यहां यह सिद्ध किया गया है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक बनी रहती है जब तक उसके प्रति शायर लोग, कवि लोग चुप रहें, कोई आवाज उठाने वाला ना हो। जब आवाज उठाई जाती है तो ऐसी व्यवस्थाएं भी उखड़ जाती हैं। तेरा निजाम है, निजाम का मतलब क्या है? तेरा साम्राज्य है, तेरा ये राज्य है, तेरी ये व्यवस्था है, तू शासक है, तू राजा है, तेरा निजाम है, तेरी शासन व्यवस्था है ऐसी। सील दे जुबान शायर की, तुम सील सकते हो, बंद कर सकते हो, दबा सकते हो जुबान को, उस आक्रोश को शायर की। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, अर्थात तुम जो है शायर की जुबान, ये जो मैं आवाज उठा रहा हूं, इस मेरे शायर की अर्थात मुझ कवि की तुम जो है जुबान को सील सकते हो, बंद कर सकते हो। ये एहतियात जरूरी है। एहतियात होती है सावधानी, ये सावधानी जरूरी भी है। अर्थात कोई जब आवाज उठाए तो शासक लोग क्या करते हैं? उस आवाज को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। तो ये एहतियात, ये सावधानी जरूरी भी है इस बहर के लिए। ये जो शासन है उसके लिए जरूरी भी है कि वो ऐसे कवियों की, शायरों की आवाज को दबा दे। और बहर एक जो गजल होता है उसका एक छंद भी होता है। अर्थात जो मैं ये छंद गा रहा हूं, ये जो मैं गजल कह रहा हूं, ऐसी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की, उसको जो है दबा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए इन शासक क्रूर लोगों के द्वारा। ऐसा भाव यहाँ कवि व्यक्त करता है कि जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि मैं लोगों को जगाने का प्रयत्न करूंगा, मैं उन्हें जागरूक करूंगा, मैं उनमें वो विरोध, विद्रोह की भावना भर दूंगा। तेरा निजाम है हे शासकों, तुम्हारा ये साम्राज्य है, तुम मुझ शायर की जुबान को सिल सकते हो, ऐसा तुम कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दैट।
और ये एहतियात, ये सावधानी जरूरी भी है तुम्हारे लिए कि कहीं हम जैसे लोग तुम्हारी सत्ता को उखाड़ ना फेंके। और बहर एक छंद भी होता है कि जिस छंद में मैं कविता कह रहा हूं उसके लिए जरूरी भी है कि मेरी जुबान को, मेरी आवाज को दबा दिया जाए। अर्थात भरसक प्रयत्न है कवि का, इस शायर का, कि वो लोगों के अंदर वो भाव पैदा कर दे ताकि वो ऐसी क्रूर, अत्याचारी और शोषित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंके। अंतिम पंक्तियों में आत्मसम्मान, गर्व और हमारा भारत देश कैसा हो, सपनों का भारत कैसा हो, उसकी क्या अभिव्यक्ति कवि करता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है वह एक पौधा होता है, वृक्ष, जो जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी ही इसकी छाया जो है सघन होती जाती है। और इसके ऊपर लाल रक्त वर्ण का एक पुष्प भी आता है। बहुत ही सुंदर और घना पौधा होता है गुलमोहर। और यहां प्रतीक के अर्थ में किया गया है स्वयं के आत्मसम्मान के लिए, स्वयं का जो आत्मसम्मान है उसके अर्थ में। और दूसरा आप मान सकते हो कि हमारा जो भारत है, कैसा भारत, हमारे सपनों का भारत, कैसा, सपनों का, अर्थात उसमें ये चीजें हमें मिले, भारत कैसा, सपनों का। इन चीजों के अर्थ प्रतीक रूप में यह प्रयोग किया गया है गुलमोहर, कि जिए, अगर हम जी रहे हैं तो अपने बगीचे में, अर्थात अपने परिवेश में, अपने स्थान पर, अपने गुलमोहर के तले जिए, अर्थात अपने आत्मसम्मान के लिए जिए। अपने जो हमने सोचा है कि हमारा भारतवर्ष, हमारे सपनों का देश ऐसा हो, उस तरीके से, समृद्धि से, शानो शौकत से, मूलभूत आवश्यकताओं के साथ, अपनी जो कर्तव्य हैं, अपने जो अधिकार है उनके साथ अपनी जगह पर जिए। और यदि हमें मरना पड़ा, मरे, यदि हमें मरना भी पड़ा तो हम अपने लिए नहीं, गैरों के लिए, दूसरों के लिए, उनके गलिया, उनके अधिकारों के लिए, दूसरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके गुलमोहर के लिए। अर्थात ये गुलमोहर किसका प्रतीक हो गया? आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का, हमारे सपनों के भारत का, अपनी आजादी का, स्वतंत्रता का, अपने अधिकारों का। अर्थात यदि हम जीते हैं, अच्छा होता है, अपने परिवेश में सुख चैन से, समृद्धि से, अपनी आवश्यकताओं के साथ हम आनंद से जिए। और अगर हमें मरना पड़ गया तो हम दूसरों के अधिकारों के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, उनके राइट्स के लिए, ठीक है, उनकी समृद्धि के लिए मर भी सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपने देखा कि एक जो सशक्त कवि होता है उसकी संवेदना, उसका जो भाव होता है वो यही होता है कि समाज को जगाए। और जितने भी परिवर्तन आज तक हुए हैं इस धरा पर वो कवियों ने किए हैं, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि जो है वो बहुत ही सजग होता है। समाज की जो पल पल परिवर्तित परिवेश हो रहा है, जैसी न्यायिक वहां की व्यवस्था होती है, जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कवि वहां पुरजोर उसका समर्थन भी करता है और उसका विरोध भी करता है। ये कवि जो लोग होते हैं, ये जो शायर लोग होते हैं, इनको एक ऐसा वरदान मिलता है, इनकी एक ऐसी दूरगामी दृष्टि होती है जो सामान्य व्यक्ति से परे होती है। और ये हमें जागृत जो है करते हैं। एक वर्ड आता है, कई बार हम उसको लिखते हैं जागृत। ये जागृत ना होकर के ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है जागृत। इसका ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आजकल शुद्धि अशुद्धियों के प्रश्न आते हैं। तो हमें जागृत करना चाहता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ें, हम संतोषी प्रवृत्ति के ना बने, हम भाग्यवादी ना बने, हम कर्मवादी बने और अपने अधिकारों को मांगे। क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा कोई सहायक नहीं होगा। पूर्णतः कवि यह बात यहां कहता है। तो आज का जो हमारा अध्ययन था वह संपन्न हुआ। और आपको अगर कोई इसके प्रति डाउट है, कोई शंका समाधान है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं भरसक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।